हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 तक मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। आई होप आपने भी पढ़ लिया होगा। तो यूनिट 4 है आपका डिविडेंड पॉलिसी एंड द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, जिसके अंदर हम थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पढ़ने वाले हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि देखो डिविडेंड होता क्या है। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर 3 डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड द डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी एक मेजर डिसीजन एरिया है फाइनेंसिंग मैनेजमेंट का। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उनका एक ही एम रहता है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। और डिविडेंड एक तरीके से देखा जाए तो एक पीरियोडिक पेमेंट है जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है कैपिटल गेन के साथ, ताकि जो रिटर्न हो, जो इन्वेस्टमेंट उनमें करी है उस पर अच्छा खासा उन्हें रिटर्न मिल जाए। अब डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को बैलेंस करना पड़ता है कि करंट में वो डिविडेंड पे कर दें या फिर उस पैसे को एज अ रिटेन अर्निंग फ्यूचर ग्रोथ ऑफ कंपनी में लगाते हैं ताकि फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो यही चीज होती है कि किस तरीके से वो मैनेज कर पा रहे हैं, और यही है डिविडेंड पॉलिसी। तो देखो, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड जो है, यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज है डिविडेंड की, वो ये पढ़ती हैं कि डिविडेंड पेमेंट देने से क्या फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। यही चीज है थ्योरी ऑफ डिविडेंड। तो देखो, इस बात के ना दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, और एक कहते हैं कि नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने टू अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट्स में इनको डिवाइड कर दिया है। इस बेसिस पे देखें तो हमारे पास दो थॉट्स आते हैं, एक इररिलेवेंसी थ्योरीज और दूसरा रिलेवेंसी थ्योरीज। हम सबसे पहले कवर करते हैं इररिलेवेंसी थ्योरी ऑफ डिविडेंड को। इररिलेवेंसी थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये कहती है कि जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है ना, वो ना तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को डिटरमाइन करने में और ना ही फर्म की वैल्यू डिटरमाइन करने में कोई रोल उसका होता ही नहीं। इट इज irrelevant टू डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर और द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अगर कोई भी दो फर्म है, सेम इंडस्ट्री के हैं और सेम स्केल है, मतलब दोनों ही कितने बड़े हैं, मतलब मान लो दोनों ही ज़्यादा बड़े नहीं है, मीडियम साइज के हैं, तो उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिपेंड करती है अर्निंग कैपेसिटी और रिस्क पे, ना कि डिविडेंड पॉलिसी पे। अब इररिलेवेंसी थ्योरी को सपोर्ट करने के अंदर दो थ्योरी आती है जो हमारे सिलेबस में, पहले रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड एंड सेकेंड इज मॉडग्लानी एंड द मिलर अप्रोच। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। देखो, रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये कहती है कि फर्म ना डिविडेंड सिर्फ तब पे करता है जब उसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, क्योंकि फर्म का जो प्राइमरी फोकस है वो होता है इन्वेस्टमेंट करना और सेकेंडरी काम होता है डिविडेंड देना। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी प्रॉफिट है फर्म का उसके अंदर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जितना पैसा चाहिए वो माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज डिविडेंड पेमेंट जो वो पे करेंगे। ठीक है, अब इसकी अजम्पशन क्या है। पहली अजम्पशन है कि इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आज डिविडेंड रिसीव कर ले या फिर कल के दिन को कैपिटल गेन रिसीव कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, दूसरा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फर्म के लिए जितनी अच्छी है ना उतनी ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्म के लिए फायदेमंद रहेगी और जो इन्वेस्टर्स है या जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए इतनी फायदेमंद नहीं रहेगी। थर्ड, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है रिटेन अर्निंग की वो कम है कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन्ड अर्निंग का पैसा यूज करोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर बाहर से आप इक्विटी इशू करते हो या फिर आप डेट लेते हो, तो डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिसीजन है ना, कोई भी जब फर्म डिविडेंड पेमेंट कर रहा होता है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को देख के डिसीजन ले रहा होता है। तो सबसे पहले क्या काम करता है कोई भी फर्म, सबसे पहले वो ऑप्टिमम कैपिटल बजट डिसाइड करता है। ये कैसे डिसाइड होता है कि वो अपना टोटल फंड देखता है, उसमें से फिर जो भी फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट उसकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती हैं उनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेता है कि जी मेरे पास, मान लो मैंने देखा कि मेरे पास ना 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं और उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने ये पूरा अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास इतना 10 लाख रुपए होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है ना उसमें से 10 लाख रुपए पहले माइनस कर दूंगी और बाकी का जो पैसा बचेगा उसे मैं डिविडेंड पे करने के लिए कंसीडर करूंगी, क्योंकि रेजिडुअल थ्योरी तो यही कहती है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। सेकंड काम क्या करना होता है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब
फर्म ना एक बैलेंस बना के रखता है कि डेट कितना रखना चाहिए अपने फाइनेंसिंग में, इक्विटी कितनी रखनी चाहिए। तो वो एक डिज़ायर पोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी का डिसाइड करता है और उस हिसाब से फिर देखता है कि उसे डिविडेंड इशू करना है या नहीं करना, क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि मान लो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और मैंने डेट इक्विटी का ऐसा सोच रखा है कि मैं बस 2 लाख रुपए तो डेट के लिए रखूंगी अपने फाइनेंसिंग के लिए और 5 लाख रुपए इक्विटी के लिए रखूंगी, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख 5, मतलब रेशियो 2/5 का मेरा रहेगा। ओके, अब क्या होता है कि मेरे पास रिटेन अर्निंग है 10 लाख की, ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं 1 लाख का डेट मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 1 लाख का डेट और ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखूंगी कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, 1 लाख का डेट मैं और ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं 9 लाख रुपए तो अपनी रिटेन अर्निंग का यूज़ करूंगी और मैक्सिमम 1 लाख रुपए मैं डेट का यूज़ कर लूंगी और अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही मैं एज अ डिविडेंड दे सकती हूँ, इसके अलावा नहीं, क्योंकि मेरा जो फिर डेट इक्विटी रेशो है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। देन डिविडेंड पे आउट रेशो, तो जितनी भी न्यू इन्वेस्टमेंट है ना उनको रिटेन अर्निंग से फाइनेंस करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो इक्विटी पोर्शन होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है। तो डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले जो फर्म है वो अपना पूरा जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट वो करनी है उसे, वो पूरा पैसा निकाल लेगा और रिमेनिंग प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे करेगा। तो वो कितना डिविडेंड पे कर रहा है अपॉन उसके टोटल प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। अब इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले कंक्लूजन क्या है कि फर्म अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो कम डिविडेंड पे करता है। मतलब एक फर्म है, फर्म ए, उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो डिविडेंड वो पे कर रहा होगा, डिविडेंड पॉलिसी बहुत ही लो अमाउंट की होगी कि वो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो डिविडेंड कम पे करेगा। देन जो मेजर बेनिफिट इस पॉलिसी का वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग पर ध्यान देती है और ये समझती है कि कम से कम न्यू शेयर इशू होने चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया कि इक्विटी से अगर पैसा उठाओगे तो वो पड़ेगा आपको महंगा एज कंपेयर टू रिटेन अर्निंग, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन आता है कि इस मेथड का ना एक ड्रॉबैक भी है कि ये बात को बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रख रहा कि इरेगुलर या अनप्रिडिक्टेबल डिविडेंड अगर हम देते हैं इन्वेस्टर्स को तो इन्वेस्टर्स बहुत ही अनसर्टेन रहेंगे। अब मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये है चिंटू, ठीक है। तो चिंटू ने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं तो मैं ना इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसने XYZ लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब चिंटू ना हर बार ये सोचता है कि जैसे नॉर्मल कंपनी सब डिविडेंड पे करती हैं रेगुलर पीरियड में, तो XYZ लिमिटेड भी करेगी, तो कुछ पैसे तो मेरे डिविडेंड से आते ही रहेंगे। बट 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर मतलब पहले ईयर पे इन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए आए चिंटू के पास, सॉरी ज़्यादा ही हो गया 5 लाख रुपए, तो चिंटू के पास 5,000 रुपये आए। तो चिंटू को लगा कि अब मेरे पास हर बार 5,000 रुपये ही आएंगे। उस हिसाब से चिंटू ने अपनी सारी फाइनेंस दिमाग में सोच ली। बट क्योंकि जो फर्म था वो तो रेजिडुअल थ्योरी में बिलीव करता था, तो उसने सेकेंड ईयर पे क्या किया, चिंटू को बस 1,500 रुपये दिए, क्योंकि उसने बोला कि भाई इस बार हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो चिंटू का फाइनेंस तो पूरा बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि उसने तो उस हिसाब से ही चीज़ें सोच ली थी कि मेरे पास जो पैसा बचेगा उस हिसाब से और डिविडेंड का इतना पैसा रेगुलरली आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही अनसर्टेन रहेंगे कि उनके पास कितना डिविडेंड आएगा। और इसके बाद भी इस थ्योरी ने ये अज्यूम किया है कि शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ही फ्लक्चुएशन हो डिविडेंड के अंदर, क्योंकि उन्हें ये है कि पैसा तो फिर से री इन्वेस्ट हो ही रहा है प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में, तो फ्यूचर में तो अच्छी खासी अर्निंग आ ही जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द मोदलानी एंड मिलर अप्रोच, ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है और इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते ही हैं। तो देखो, मोदलानी मिलर अप्रोच भी यही कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म का कोई लेना देना नहीं है डिविडेंड पॉलिसी से, क्योंकि ये इररिलेवेंसी थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो इसलिए कहता है कि इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड इज डराइव फ्रॉम फाउंडेशन प्रपोर्शन दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट फ्लक्चुएट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फर्म। अब इसकी जो इररिलेवेंसी है ना कि डिविडेंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डराइव हुई है एक फाउंडेशन प्रपोर्शन से कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड के ऊपर। मतलब अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो भी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपका डेट कितना है, इक्विटी कितना है, एक्सेट्रा,
ठीक है। और अगर आप नहीं भी दे रहे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही रहेगी। तो सिंपल टर्म में कहो तो डिविडेंड पेमेंट मैटर ही नहीं करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिटरमाइन करने के लिए या फिर वैल्यू ऑफ फर्म डिटरमाइन करने के लिए। अब इसकी क्या क्या अजम्पशन है? तो पहला है परफेक्ट मार्केट कैपिटल। मोदग्लानी मिलर अप्रोच ही कहता है कि मार्केट ऑपरेट करता है परफेक्टली, मतलब सारे इन्वेस्टर बहुत ही रैशनली बिलीव करेंगे और वो फ्रीली सिक्योरिटी बाय करेंगे और सेल करेंगे। मतलब ऐसा बहुत अच्छा मार्केट है, तो आप कोई भी अगर सिक्योरिटी बेचना चाहते हो तो बहुत आसानी से आपकी सिक्योरिटी बिक जाएगी, और ख़रीदना चाहते हो तो बहुत ईजिली आपको कोई भी सिक्योरिटी आप खरीद सकते हो। तो इसका मतलब ये भी है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है रिस्क और रिटर्न के बारे में सारी सिक्योरिटी को लेके वो इन्वेस्टर के पास होती है। पर तुम्हें क्या सच में लगता है कि रिस्क और रिटर्न को लेके सारी इन्फॉर्मेशन सारी सिक्योरिटी के बारे में इन्वेस्टर्स के पास होती है? नहीं होती। बट यहाँ पे तो अजम्पशन इसने ली है, इस मॉडल ने, कि होती है। और कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट होता ही नहीं है। मतलब फर्म अगर इक्विटी इशू कर रहा है या फिर वो रिटेन अर्निंग यूज़ कर रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सेम ही कॉस्ट है। जैसे रेजिडुअल थ्योरी में कहा गया था कि इक्विटी इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा है, रिटेन अर्निंग की कम है, इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है। ठीक है। देन है अब्सेंस ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे कहा गया है कि ना तो कोई पर्सनल ना कोई कॉर्पोरेट टैक्स, कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन और डिविडेंड को इक्वली प्रीफर करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं है, टैक्स लगेगा ही नहीं। देन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें कहा गया है कि फर्म एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब इन्वेस्टमेंट या तो रिटेन अर्निंग से फाइनेंस होंगी या फिर इक्विटी शेयर इशू करके होंगी। और चाहे रिटेन अर्निंग से हो चाहे इक्विटी शेयर इशू करके हो, फर्म की जो रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क वाली जो प्रोफाइल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। मतलब देखो, अगर इन्वेस्टर्स रिस्क को परसीव कर ही नहीं रहे, मतलब उन्हें रिस्क का कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मतलब कंपनी कितने ही शेयर इशू कर ले और कितने ही कम कर ले, ठीक है, इन्वेस्टर्स ना रिस्क बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। कि मान लो अगर बहुत सारे शेयर्स भी इशू हो गए तो भी इन्वेस्टर्स को नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा रिस्क है, तो वो सेम ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, मतलब जो कॉस्ट होगी इक्विटी इशू करने की, वो सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ रिस्क। यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर प्राइस को, अर्निंग को और डिविडेंड पेमेंट को विद अ कंप्लीट सर्टेनिटी। मतलब कि बिल्कुल रिस्क ही नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं हर चीज़ की। तो ये इसकी सारी अजम्पशन हो गई। अब नाउ गोइंग टू द एमएम हाइपोथेसिस। एमएम हाइपोथेसिस जो है ना, वो एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे बिल्ड करी गई है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब है कि आप दो ट्रांजैक्शन को एक साथ करते हो सेम टाइम पे, ताकि एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर ले। अब अगर मैं यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो दो साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं यहाँ पे? सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा होता है रेजिंग नेसेसरी फंड थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल। मतलब ये कि मान लो अगर मैंने डिविडेंड पे कर दिया, एक फर्म है, फर्म ए ने डिविडेंड पे कर दिया, तो उससे क्या होगा? उसका मार्केट शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सारा पैसा तो उसने डिविडेंड में दे दिया, उसके पास कोई रिटेन अर्निंग नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए वो एडिशनल इक्विटी इशू करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इक्विटी बाहर बढ़ जाएगी तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये कह लो कि डिमांड तो उतनी ही थी, बट क्या हुआ कि अब आपने इक्विटी की सप्लाई बढ़ा दी, तो जब सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है? प्राइस कम हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो प्राइस हैं वो नीचे आ जाएंगे। ये जो अपोजिट इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगी, फर्म के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। अब इस चीज़ को ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, मतलब तुम ऐसे और अच्छे से लिख के आ सकते हो। इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, फिर समझेंगे फर्म के पर्सपेक्टिव से। देखो ऐसा होता है, इन्वेस्टर्स ना कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते डिविडेंड पॉलिसी को। क्यों? क्योंकि जो उनकी ओवरऑल वेल्थ होती है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे डिविडेंड पे करो चाहे मत करो। मान लो डिविडेंड पे किया गया तो इन्वेस्टर्स की इमीडिएट अर्निंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन फर्म के पास अब पैसा नहीं है तो वह एक्सटर्नल इक्विटी इशू करेगा फाइनेंस करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट नीड को, जिससे क्या होगा कि न्यू शेयर इशू होने की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि जो गेन है वो टोटल कम हो जाएगा, टोटल वेल्थ जो है इन्वेस्टर्स की वो अनचेंज ही रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर होल्डर की वैल्यू पे। अगर हम इसे समझे ऑन अ पर्सपेक्टिव ऑफ द फर्म पर्सपेक्टिव, तो देखो
फर्म ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक पॉजिटिव सिग्नल गया मार्केट को कि भाई ठीक है, ये फर्म बहुत ही अच्छा है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, शेयर प्राइस बढ़ भी गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, मतलब उन्हें इतना तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन अब उनके पास रिटेन अर्निंग तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, वो एडिशनल फंड रेज करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, दैट इज डेट या इक्विटी से। अब चाहे वो अगर इक्विटी लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, और डेट लेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो फ्यूचर अर्निंग पर शेयर, उनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए ही थे, ठीक है, अगर मैं डेट इशू करूंगी तो मुझे 2 लाख में से पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बचे 1 लाख, और फिर उसे मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ शेयर से, तो मेरा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। अब केस कंसिडर करो कि मान लो इक्विटी इशू करिए, तो 2 लाख अर्निंग तो सेम ही रही, लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर होगा, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, वो तो बढ़ जाएंगे, तो फिर से ईपीएस मेरा कम हो जाएगा। इसके इम्प्लीकेशन क्या होता है? अब इम्प्लीकेशन ये है सिंपल कि अगर कोई भी 2 फर्म है वो ऑपरेट कर रहे हैं सेम रिस्क लेवल पे, आइडेंटिकल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास है, तो उनकी वैल्यू इक्वल रहेगी, भले ही वो डिविडेंड दे या ना दे। और एमएम हाइपोथेसिस मतलब मकलानी मिलर ने इसको मैथमेटिकल प्रूफ से भी सपोर्ट करा है, जिसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब देखो इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपकी अजम्पशंस हैं, जिस भी मॉडल की जो भी अजम्पशन है, हर मॉडल में अजम्पशन है, वही उसके क्रिटिसिज्म होते हैं, क्योंकि वो अजम्पशन ऐसी अनरियलिस्टिक रखते हैं कि वो लेटर क्रिटिसाइज करने पे चीज़ें बन जाती हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, वी हैव द क्वेश्चन हियर। Turcament Limited has 2 lakh equity share. The current price of the each share is 110. ठीक है, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न या फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% होगी, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डिविडेंड पे किया जाएगा एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के, मतलब दिस इज व्हाट वी से D0, जो डिविडेंड पे किया जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर पे, दैट इज 6। ठीक है, एक्सप्लेन करो एमएम अप्रोच से कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर पे। तो चलो अब इसको समझते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है करेंट मार्केट प्राइस 110, उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा 6 हो गया, और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म। तो उससे पहले मैं एक केस कंसीडर करती हूँ जहाँ पे डिविडेंड दिया गया है, और दूसरा केस कंसीडर करूँगी जहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया गया। तो सबसे पहले वो केस कंसीडर करें जहाँ पे डिविडेंड दिया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिविडेंड लिखा है। अब देखो मैंने तुम्हें पिछले वाली वीडियो में, मतलब जो पिछली यूनिट थी उसमें सिखाया था P0 का फॉर्मूला, P0 ये हमारा फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P1। P1 हमारा मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर जो होगा। ठीक है, तो P0 की वैल्यू हमें आ गई 110 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड 6 प्लस P1 तो हमें कैलकुलेट ही करना है 1 प्लस 0.12। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारी जो P1 की वैल्यू आएगी 117.2 आएगी। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग जो हमारा मार्केट प्राइस होगा ना शेयर का, आफ्टर द जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा 6 रुपीज़ का, जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद हमारा मार्केट प्राइस शेयर का ये होगा। ठीक है, हमारे पास शेयर प्राइस तो हमारा आ गया कि हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर जब हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा तो हमारा मार्केट प्राइस जो होगा शेयर का वो 117.2 होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अगर मान लो ये है एक्स, मतलब राम ले लो, ऐसी मैं रेंडम नेम ले रही हूँ, और इसके पास 100 शेयर्स हैं इसी कंपनी के, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसके पास इसकी जो वेल्थ होगी वो कितनी होगी, तो एक तो इसे ये जो शेयर का प्राइस होगा वो इसकी वेल्थ होगी, प्लस जो इसे डिविडेंड मिलेगा वो इसकी वेल्थ होगी, इनटू जो नंबर ऑफ इसके शेयर है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो इसकी वेल्थ होगी 12,320। ये वो केस है जिसमें डिविडेंड पे किया गया, तो ये तो डिविडेंड पे वाले में हो गया। अब अगर हमने डिविडेंड पे नहीं किया वो नहीं, अब देखो नेक्स्ट केस में हमने डिविडेंड पे नहीं किया तो हमारे पास P0 इज इक्वल्स टू 110 आ जाएगा, D1 हमारा 0 रहेगा क्योंकि हमारा कुछ एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है, P1 हमें कैलकुलेट ही करना है, और बाकी ये नीचे की चीज़ तो हमें दे रखी है 1 प्लस 0.12। अब जब मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी P1 इज इक्वल्स टू 123.2। ये हो गया मेरा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस शेयर का हमारा डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे तो ये आ रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या रहेगा।
अब हमने सेम ही केस लिया है जहाँ पे एक शेयर होल्डर है राम जिसके 100 शेयर हैं। अब इस केस में हमने डिविडेंड तो डिक्लेयर किया नहीं है, तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या होगी, हमारा जो शेयर प्राइस है प्लस डिविडेंड 0 इंटू 100। अब इस केस में अगर मैं देखूँ तो मेरी कैलकुलेशन के पास वेल्थ आएगी 12,320। अब दोनों ही केस में जहाँ मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है और जहाँ मैंने नहीं डिक्लेयर किया, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर सेम ही है, जो कि मॉडग्लानी मिलर अप्रोच जो है वो क्लेम कर रहा है कि शेयर होल्डर्स जो शेयर डिविडेंड पॉलिसी है वो इररिलेवेंट है टू डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर और द वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ नेक्स्ट वी हैव द रिलेवेंसी थ्योरी ऑफ डिविडेंड। देखो रिलेवेंसी ऑफ थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये कहती है कि जो इन्वेस्टर है ना वो रिस्क अवर्ज है, मतलब उसे रिस्क का पता चलता है और वो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो करंट डिविडेंड को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर डिविडेंड। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिविडेंड आएगा तो उस पर रिस्क ज़्यादा है, फ्यूचर में क्या चीज़ें हो जाए, इंसिडेंट क्या बदल जाए, नोबडी नोज। तो इसलिए अगर कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशो में चेंज आता है तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म या मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म में भी चेंज आता है। इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड पॉलिसी रिलेवेंट है टू डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म, और इसीलिए एक ऑप्टिमम पे आउट रेशो होता है। ऑप्टिमम मतलब एक ऐसा पे आउट रेशो जहाँ पे जो हमारी वेल्थ है शेयर होल्डर की या कि जो वैल्यू है फर्म की वो सबसे हाई होती है। इसके अंदर हमारे दो मॉडल आते हैं। सबसे पहला है वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल क्या कहता है, वॉल्टर मॉडल कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है वैल्यू ऑफ फर्म को। उसने कहा कि अगर कोई कंपनी हाई डिविडेंड देती है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कंपनी जो लो डिविडेंड पे करती है। ठीक है, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्म का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और जो डिविडेंड डिसीजन है वो क्लोजली लिंक्ड है और उन्हें हम इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते। उसके मॉडल के अकॉर्डिंग उसने जो आर और के है उसका रिलेशनशिप बताया। उसने बोला आर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और के का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और इसकी कुछ अजम्पशंस थी मॉडल की जो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहली थी कि रिटेन अर्निंग आर ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि सिर्फ रिटेन अर्निंग ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हम इक्विटी डेट कुछ नहीं ले सकते। दूसरा, आर और के ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारी या फिर फर्म का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ये कि जो बिजनेस रिस्क है वो सेम ही है सारी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर भी हमारा सेम ही रहेगा और जो फर्म की लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है, बहुत मतलब इनडेफिनेट है। बहुत टाइम तक हम सोचते हैं कि अभी तो कंपनी चलेगी, आगे पीछे बंद नहीं होने वाली कुछ टाइम बाद। ठीक है, नाउ कम टू द मॉडल डिस्क्रिप्शन। तो वॉल्टर ने ये कहा कि डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करती है कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है री इन्वेस्ट करके फर्म के अंदर ही, टू द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर कैन अर्न एल्सवेयर। मतलब देखो कि मान लो जो कंपनी है उसके पास जो पैसा था, अगर वो खुद से ही वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसे कितना रिटर्न मिल रहा है एज कंपेयर टू अगर वो शेयर होल्डर्स को दे रही है और शेयर होल्डर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है। इस चीज़ के बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कितना इफेक्ट करेगी। देखो, फर्म की जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर वो हायर रिटर्न प्रोवाइड कर रही है एज कंपेयर टू जो इन्वेस्टर खुद से इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं, तो फर्म को रिटेन अर्निंग रखनी चाहिए और उसे री इन्वेस्ट करना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर शेयर होल्डर ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं बाहर से एज कंपेयर टू जो फर्म उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से दे सकती है, तो जितना भी प्रॉफिट है उसको पूरा डिविडेंड की तरह दे देना चाहिए। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये वो रिटर्न है जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने से, और ये जो के है, ये जो आर है रेट ऑफ रिटर्न, ये वो रिटर्न है जो फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है अपने प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करने पे। ठीक है, तो वॉल्टर के अकॉर्डिंग जो आर और के का रिलेशनशिप है यही डिटरमाइन करता है कि आइडल डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी किसी भी फर्म के लिए। तो इसके बेसिस पे इसने 3 अप्रोच दिखाए हैं या फिर ये कहो कि 3 तरह के फर्म को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला हमारा फर्म आता है ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म क्या होता है कि अगर फर्म ऐसा है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू व्हाट द शेयर होल्डर कैन अर्न अपने खुद से इन्वेस्ट करके बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी उस फर्म के लिए ये होगी कि वो सारा जितना भी पैसा है जितना भी प्रॉफिट है उसे रिटेन कर ले, मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशो है 0%, कुछ भी डिविडेंड वो ना दे। इससे क्या होगा कि जो फर्म की मार्केट वैल्यू है पर शेयर वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट डिक्रीज होगा। मतलब ये कि देखो अगर फर्म ग्रोथ फर्म है तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि वो ऑप्टिमम पे आउट रेशो 0 रखें, तो अगर उसका डिविडेंड पे आउट जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसकी शेयर की वैल्यू मार्केट में उठेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज हाईएस्ट
जब कोई भी डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। दूसरा फर्म इसने डिस्क्राइब किया है डिक्लाइनिंग फर्म। डिक्लाइनिंग फर्म क्या होते हैं? जिसके पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर वो खुद से फर्म कहीं बाहर जो है वो इन्वेस्ट करे, फर्म के बाहर जाके। तो उस केस में फर्म को सारा ही पैसा, मतलब जितना भी प्रॉफिट है वो एज अ डिविडेंड दे देना चाहिए, और उस केस में जो ऑप्टिमम पे आउट रेशो होता है वो होता है 100%। और मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो डायरेक्टली रिलेट करता है डिविडेंड पे आउट रेशो से, मतलब जितना डिविडेंड पे आउट रेशो इंक्रीज होगा उतना मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फर्म इट इज डिस्क्राइब इज नॉर्मल फर्म। मतलब ऐसा कि फर्म जो रिटर्न कर लेके आएगा वो इक्वल है इन्वेस्टर्स जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता कि आप रिटेन जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करके रख लो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इस केस में कोई भी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो बताया नहीं गया है, और जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो कांस्टेंट रहता है, भले कितना डिविडेंड आप दे दो कितना ही मत दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसी बात को वॉल्टर ने ना मैथमेटिकल फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया। तो वॉल्टर के अकॉर्डिंग जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब इस फॉर्मूले को ना एक बार समझ लेते हैं। देखो ये है डिविडेंड पर शेयर, के मतलब अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, ई माइनस डी का मतलब है कि रिटेन अर्निंग पर शेयर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा जो मार्केट प्राइस है पर शेयर वो डिटरमाइन किया जाता है। अब इस ना वॉल्टर के कुछ क्रिटिसिज्म है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मॉडल ने कहा, जितनी भी अजम्पशन ना देखो वही सारे क्रिटिसिज्म है, तुम एक बार इसे पढ़ लेना। ओके। नाउ वी हैव द क्वेश्चन जो कि आपका 2005 में आया भी था। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज 10, इट हैज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड कैपिटलाइज रेट ऑफ रिस्क क्लास 12.5। अगर वॉल्टर मॉडल को यूज़ किया जाए तो बताओ व्हाट इज ऑप्टिमम पे आउट रेशो, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ शेयर एट अ पे आउट रेशो, हाउ शेल द प्राइस ऑफ शेयर बी अफेक्टेड अगर डिफरेंट पे आउट रेशो में एम्प्लॉयड करें। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो आर है वो 15% है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, और जो हमारा के है वो 12.5%। तो इसमें हम देख पा रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारा के, दैट इज द कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये हमारा फर्म क्या हुआ? ग्रोथ फर्म हुआ। और मैंने तुम्हें अभी बताया कि ग्रोथ फर्म की जो ऑप्टिमम पे आउट रेशो होता है वो 0% होता है। ठीक है। तो इस फर्म का जो ऑप्टिमम पे आउट रेशो होगा वो होगा 0%। तो हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि शेयर प्राइस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला वॉल्टर ने बताया है वो ये फॉर्मूला है। अब इस केस में हमारा जो डी है वो 0 हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कम्प्लीटली 0। ठीक है। आर हमें दे रखा है ऑलरेडी 15% और हमारा के दे रखा है 12.5%। तो जब हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, चलो पुट करते हैं, तो इट विल बी 0 डिवाइड बाई 0.125 प्लस 0.15 अपॉन 0.125 10 माइनस 0, क्योंकि डिविडेंड हमारा 0 है, डिवाइड बाय 0.125। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96, मतलब जो प्राइस है वो हमारा 96 है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब देखो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा है कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशो ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको खुद ही एक डिविडेंड पे आउट रेशो अज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि डिविडेंड पे आउट रेशो हमने 20% अज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा प्रॉफिट है उसमें से हम 20% एज अ डिविडेंड पे करेंगे। तो हमारा यहाँ जो शेयर अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपये है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, तो उसका 20% हम एज अ डिविडेंड पे करेंगे। इसका मतलब हम 2 रुपये डिविडेंड देंगे। अब इस फॉर्मूले में डी की जगह 2 रख के हम फिर से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इट विल बी 2 डिवाइड बाई 0.125 प्लस 0.15 अपॉन 0.125 10 माइनस 2, क्योंकि इस बार हमने डिविडेंड 2 लिया है, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो हमने 20% लिया है, डिवाइड बाय 125। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू 92.80 आएगी। इससे आपको क्या पता चलता है कि जब भी आप इस केस में जहाँ पे आपका ग्रोथ फर्म है, ठीक है, ग्रोथ फर्म के केस में अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ाओगे जैसे 0 से 20, 40, तो आपका जो शेयर प्राइस है या मार्केट वैल्यू है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है। सो नाउ वी हैव द लास्ट मॉडल दैट इज गॉर्डन मॉडल। ठीक है। तो ये मॉडल ना प्रपोज किया गया था
गॉर्डन के थ्रू। और ये मॉडल ये कहता है कि डिविडेंड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमाइन करने में। मतलब यही रिलेवेंसी थ्योरी का एक मॉडल है और ये कहता है कि डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमाइन करने में। इस मॉडल को ना जनरली बर्ड इन अ हैंड थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो इमीडिएट और सर्टेन डिविडेंड प्रीफर करते हैं ओवर द अनसर्टेन फ्यूचर कैपिटल गेन। मतलब आज उन्हें जो डिविडेंड मिल रहा है उन्हें पता है कि इमीडिएटली वो मिल रहा है, सर्टेन भी है, अब पता नहीं फ्यूचर में कैपिटल गेन मिले या ना मिले। तो एक चिड़िया जो हाथ में है वो ज़्यादा उनके लिए बेटर है एज कंपेयर टू चार जो ऐसे खुली घूम रही हैं। ठीक है, तो गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर दो कंपनी आइडेंटिकल अर्निंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ है तो कंपनी जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा होगा उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज जो करंट डिविडेंड है वो लेस रिस्की होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू फ्यूचर रिटर्न जो अनसर्टेन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब गॉर्डन मॉडल की ना कुछ एजम्पशन है। पहली एजम्पशन क्या है कि फर्म के अंदर सारी इक्विटी होगी, कोई डेट कंपोनेंट नहीं होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में। दूसरा, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट ही रहता है, ओवर अ टाइम सेम ही रहेगा। तीसरा, फर्म को इनडेफिनेट और परपेचुअल लाइफ के लिए अज्यूम किया गया है कि जो फर्म है वो मतलब काफ़ी टाइम तक उसकी चलना है, ऐसा कुछ नहीं कि आसपास में कंपनी बंद हो रही होगी या कुछ ऐसा। उसके बाद बोला गया है कि जो रिटेंशन रेशो है बी, वो क्या होता है कि रिटेन्ड अर्निंग में से कितना पैसा जो है वो रख लिया गया है अपने पास री इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज रिटेंशन रेशो, वो कांस्टेंट रहता है। एक बार कंपनी ने रिटेंशन रेशो डिसाइड कर लिया कि 20% रिटेंशन रेशो है तो वो हमेशा 20% ही रहेगा। और इसीलिए जो फर्म की ग्रोथ रेट है ना वो भी कांस्टेंट ही रहती है। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होती है वो भी अजम्पशन में बताया। क्या ग्रोथ रेट होती है आपका जो रिटेंशन रेशो है इंटू आर, आर मतलब हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन इसमें कहा है कि जो बोथ बी एंड आर है वो कांस्टेंट है तो इसलिए ग्रोथ रेट भी हमारा कांस्टेंट है। ये हो गई इसकी अजम्पशन। फिर इसमें कहा है कि जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो ग्रेटर देन है ग्रोथ रेट से, मतलब के हमारा ज़्यादा है जी से, ये हो गई अजम्पशन। अब आते हैं मॉडल के डिस्क्रिप्शन पे। तो मॉडल का डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो रिस्क अवर्ज होते हैं, रिस्क अवर्ज मतलब रिस्क को अवॉइड करने वाले, और वो सर्टेन रिटर्न को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू अनसर्टेन फ्यूचर रिटर्न जैसे कि कैपिटल गेन। तो करेंट डिविडेंड क्योंकि रिस्क फ्री होता है तो और उसकी हायर सर्टेनिटी होती है, लेकिन अगर कैपिटल गेन को देखें तो वो फ्यूचर में बहुत ही अनसर्टेन रहता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं कि वो करंट डिविडेंड को प्रीफर करते हैं। और इसी की वजह से जो भी कंपनी हायर डिविडेंड पे करती है उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना जैसे हमने वॉल्टर मॉडल पढ़ा था उसी तरीके से गॉर्डन मॉडल ने भी रिलेशनशिप समझाया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटरमाइन करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी। तो सेम ही है, मतलब जैसे वॉल्टर में था वही इसमें है कि अगर कोई ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म क्या होगा जिसका आर इज ग्रेटर देन के होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपना डिविडेंड बढ़ाओगे, डिविडेंड पे आउट रेशो इंक्रीज करोगे तो आपका शेयर प्राइस जो है वो गिर जाएगा। लेकिन अगर आपका डिक्लाइन फर्म है और वहाँ पे आप डिविडेंड पे आउट रेशो इंक्रीज करोगे तो आपका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। और अगर नॉर्मल फर्म है तो उसका कोई फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में गॉर्डन ने इसको रिवाइज किया और उसने कहा कि भले ही रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल क्यों ना हो, फिर भी डिविडेंड पॉलिसी फर्म की मार्केट वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स करंट डिविडेंड प्रीफर करते हैं ओवर अ फ्यूचर गेन। तो कंक्लूजन में कहा जाए तो इन्वेस्टर्स जो है वो करंट डिविडेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो सर्टेन है और उसके अंदर लोअर रिस्क है। अब जैसे कि बाकी सारे मॉडल्स ने भी अपना फॉर्मूला दिया है, गॉर्डन ने भी फॉर्मूला दिया है कि जो प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो कैलकुलेट होता है वो होता है डिविडेंड के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस जी ग्रोथ। ठीक है, अब इसको अगर हम और ज़्यादा इलाबरेट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ई 1 माइनस बी। अब ये बी क्या है, तो बी हमने अभी पढ़ा इट इज रिटेंशन रेशो, और अगर हम 1 में से बी माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है डिविडेंड पे आउट रेशो। ठीक है, और जी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था कि जी इज इक्वल्स टू बी आर, तो ये जो बी आर है वो ग्रोथ रेट है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज अवेलेबल फॉर के म्यूजिक कंपनी, अर्निंग पर शेयर है 5, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर 16%। गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल हम एज्यूम कर रहे हैं और हमें बताना है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न शुड बी अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये हमारा के ई दे रखा है और हमें आर पूछा हुआ है, जहाँ पे मार्केट प्राइस हमारा 50 है। मतलब हमें पी भी दे रखा है, हमें के ई भी दे रखा है, हमसे बस आर पूछा गया है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था कैलकुलेट करने का अकॉर्डिंग ऑर्डर मॉडल, दैट इज P इज इक्वल्स टू डी अपॉन के ई माइनस जी। अब इसे मैं फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ ई वन माइनस बी इज इक्वल्स अपॉन में के ई माइनस बी आर। ठीक है, अब हमारी क्या क्या वैल्यू गिवन है उसे ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारी ई गिवन है हमें 5%, वो सॉरी 5 रुपीज़। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज के ई हमें दे रखा है 16%। उसके बाद हमें मार्केट प्राइस भी दे रखा है P इज इक्वल्स टू 50, और हमें डिविडेंड पे आउट रेशो भी दे रखा है, मतलब हमें 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 40% दे रखा है। तो चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, E 1 माइनस बी, हमें ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा E है 5 इंटू हमारा 1 माइनस बी हमें दे रखा है 40%, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमें बी आर निकालना है, क्योंकि बी आर हमें दिया हुआ नहीं है। अब देखो आर तो हमारे पास है नहीं, तो इसे तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो हमें लास्ट में कैलकुलेट होगा, बट हम बी निकाल सकते हैं। तो मतलब अब हम बी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि डिविडेंड पे आउट रेशो जो होता है वो होता है 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी हमें दे रखा है 40%। तो अब अगर हम 1 में से इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, या फिर ये कह लो कि हमारे पास 60% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस हम फॉर्मूले में लग देते हैं। तो दैट इज 50, जो हमारा p था इज इक्वल्स टू 2, हमारा जो ऊपर डिविडेंड था के ई हमारा 0.16 माइनस बी आर। तो हमें पता है कि बी हमारा ये है और आर इज इक्वल्स टू दिस। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, 0.16 माइनस 0.6 आर इज इक्वल्स टू 2। तो जब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 30 आर इज इक्वल्स टू 6। तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। तो देखो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, या कौन से फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डिविडेंड पॉलिसी को देखते हैं। तो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहला है अर्निंग ऑफ द कंपनी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट तो यही है डिविडेंड पॉलिसी के लिए कि कंपनी की अर्निंग कितनी है, क्योंकि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो अगर कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो डिविडेंड भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट वो कर सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट ही कम है तो कंपनी क्या करेगी कि वो अपनी अर्निंग को रिटेन करके रखेगी और लोअर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। देन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखो कंपनी हमेशा ये कोशिश करती है कि जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी हो ना, डिविडेंड पॉलिसी वो हमेशा स्टेबल हो, क्योंकि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है वो मतलब इन्वेस्टर्स को भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव तुम्हारा बताती है कि हाँ भाई कंपनी सही चल रही है। तो कंपनी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल अगर अर्निंग है, मान लो एक कंपनी है उसे पता है कि हर साल मेरे 2 लाख रुपए आएंगे हर साल, वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल और स्टेबल है, तो वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनी लेगी क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में उसके पास प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उसे नहीं पता कि भाई 2 लाख रुपए आएंगे 4 लाख रुपए आएंगे, तो वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। या फिर अगर वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर भी करती है ना तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग और अनसर्टेन होगा, क्योंकि मान लो एक साल तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, दूसरे साल हुआ 50,000 ही, तो अब वो 2 लाख के जैसा डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिक्विडिटी पोजिशन। देखो भले प्रॉफिट कितना भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कैश या लिक्विड फंड नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि डिविडेंड में आपको कैश आउटफ्लो देना पड़ता है, एक्चुअल कैश आउटफ्लो होता है। तो इसलिए लिक्विडिटी ऑफ द कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। अगर कंपनी के पास बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान है या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेरिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी, तो वो अपनी अर्निंग को रिटेन करके ज़्यादा रखेगी। लेकिन अगर कंपनी ऑलरेडी अपनी मेच्योरिटी स्टेज में है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड आपको पे कर देगी। देन वी हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी ईजिली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को एक्सेस कर सकती है तो वो आपको ज़्यादा डिविडेंड दे देगी, क्योंकि वो तो ईजिली बाहर से भी पैसा उठा सकती है। बट अगर उसके पास एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लिमिटेड है तो वो अपनी अर्निंग को ही रिटेन करके रखेगी और डिविडेंड कम देगी। नेक्स्ट वी हैव शेयर होल्डर प्रीफरेंस। देखो किस तरह के शेयर होल्डर कंपनी के हैं वो भी उसकी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। मान लो कुछ शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो रिटायर्ड पीपल है, तो रिटायर्ड पीपल रेगुलर कैश डिविडेंड प्रीफर करते हैं और वो रिस्क अवर्ज होते हैं। ठीक है, तो कंपनी स्टेडी इनकम की तरह पे उन्हें रेगुलर डिविडेंड देगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और रेगुलर डिविडेंड। लेकिन अगर कोई यंगर इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के
तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू लोअर डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड कम देगी और अर्निंग ज़्यादा रिटेन करके रखेगी। देन टैक्सेशन पॉलिसी, देखो अगर डिविडेंड हाईली टैक्स है, मतलब अगर डिविडेंड मिल रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो कंपनी उसे रिटेन करके रखने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर टैक्स कैपिटल गेन पे ज़्यादा है तो कंपनी फिर डिविडेंड पे करने की कोशिश करेगी। देन लीगल रिस्ट्रिक्शन, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होता है कंपनी के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा कैपिटल में या एक्सेस ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट में। जैसे डिविडेंड कैन ओनली बी पेड टू द करंट प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व। जैसे कि देखो कंपनी एक्ट ने ये कहा है कि जो डिविडेंड है वो सिर्फ करंट प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व से ही दिया जा सकता है। तो अब कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हो गया, अगर उसके पास करंट प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो वो आपको कम डिविडेंड देगी। ठीक है, तो ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसी के साथ तुम्हारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। यूनिट 4 इज कंप्लीटेड और ये वन शॉट मैंने पूरी करा दी है। बट मैंने इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करे, जैसे आप देख सकते हो विद सॉल्यूशन, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, क्योंकि स्किप क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगा कि ज़रूरी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर इस वीडियो के नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे गूगल फॉर्म से परचेस कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। ठीक है, और आप देख ही सकते हो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैच करे हैं, सब कुछ करे है, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन इन्हीं नोट से हो जाएगी। एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट वेरी मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि अभी अर्ली डिस्काउंट है, बाद में हो सकता है कि महंगे हो जाए।